हौसले में उड़ान होनी चाहिए, मंजिल तो मिल ही जाती है। मगर मंजिल पाना इतना आसान तो नहीं है। मंजिल को पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं, कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं और तब जाके हमें मंजिल मिलती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मेहनत करते हैं, कर्म भी करते हैं, एक्शंस भी लेते हैं, लेकिन मंजिल नहीं मिलती। फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि शायद मेरे किस्मत में नहीं था, शायद मेरे फेट में ही नहीं था। तो दोस्तों, हम लोग अपनी ज़िंदगी में फेट, कर्म, डेस्टिनी, प्रारब्ध, इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग कितना समझते कितना है और हम लोग इसको लेते कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाट इज़ योर बिलीफ? डू यू बिलीव ऑन कर्मा और यू बिलीव ऑन फेट? यू विल बी कंफ्यूज्ड। कभी आप कर्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे, कभी आप फेट की तरफ हो जाएंगे। दोस्तों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कर्म क्या है, फेट क्या है, डेस्टिनी क्या है, प्रारब्ध क्या है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज कर्म। कर्मा इज एन एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पास्ट लाइफ, दैट इज कर्मा। पिछली जिंदगी में हमारे द्वारा किए गए जो क्रियाएं हैं उसको हम कर्म कहते हैं। ये कर्म अच्छा हो सकता है, ये कर्म बुरा भी हो सकता है, या फिर कुछ अच्छा और कुछ बुरा। ये सारे हमारे जो कर्म हैं, पिछले जन्म के कर्म, पिछले जीवन में जो हमने कर्म किए हैं, वो सारा आकाशिक फील्ड में, कॉस्मॉस में ये एक्युमुलेटेड हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज और इंफॉर्मेशन। इसको हम संचित कर्म कहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए क्रिया या कर्म, ये सारे जो है आकाशिक फील्ड में, कॉस्मॉस में एक्युमुलेटेड हो जाते हैं, स्टोर्ड रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज और इंफॉर्मेशन, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। और इसी संचित कर्म के आधार पे हमें रीबर्थ मिलता है। जैसा संचित कर्म होगा वैसा ही हमें गर्भ मिलेगा, वैसे ही हमें माता पिता मिलेंगे, वैसा ही हमें वातावरण मिलेगा। ये सब कुछ गाइडेड होता है संचित कर्म से। अगर माता पिता का पिछले जन्म में कर्म अच्छा रहा होगा, उनका संचित कर्म अच्छा रहा होगा, तो इस जीवन में उनको वैसे ही संतान की प्राप्ति होगी। और जब हम इस जीवन में आते हैं, जब हमें रिबर्थ मिलता है, नई जिंदगी मिलती है, तो इसके साथ साथ ही हमारा फेट भी मेरे साथ ही आता है और डेस्टिनी भी मेरे साथ ही आता है, मतलब प्रारब्ध भी हमारे साथ ही आता है। मगर परमात्मा ने इस जिंदगी में हमें एक मौका दिया है, और वह मौका ये है कि इस जीवन में आप जैसा कर्म करेंगे, जैसी क्रिया करेंगे, उससे आप अपने फेट को बदल सकते हैं, आप प्रारब्ध को, डेस्टिनी को बदल सकते हैं। इसे क्रियाम न कर्मा कहते हैं। ये कर्म को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम कैसे बात करते हैं, हम कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हम कैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए, हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं और दूसरों के बारे में क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, हम अपने दुख के बारे में, अपने सुख के बारे में या अपनी खुशी के बारे में कैसा फील करते हैं, और वही फिर दूसरे के दुख के बारे में, दूसरे के सुख के बारे में या दूसरे की खुशी के बारे में हम कैसा फील करते हैं। ये सारे जो है ये हमारे कर्म में, और जैसा हम कर्म करेंगे फल वैसा ही होगा। इसको हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ से भी कंपेयर कर सकते हैं, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू।
तो जैसा हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, जैसा हम अपने लिए सोचेंगे और दूसरों के लिए सोचेंगे, जैसा हम अपने लिए फील करेंगे, जैसा हम दूसरों के लिए फील करेंगे, ये सारे कर्म जैसा हम करेंगे उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो हमारे इस जीवन में परमात्मा ने जो मौका दिया है, दैट इज क्रियाम न कर्मा करने का, क्रिया करने का, कर्म करने का, जिसको हम फ्री विल ऑफ क्रिया के फ्री विल ऑफ एक्ट कहते हैं। अब ये एक्शन, फ्री विल ऑफ एक्ट, जो क्रिया या कर्म है वो, और हमारा सेल्फ एफर्ट, ये दोनों मिलकर के ही हमारा फ्यूचर, हमारा फेट और हमारे डेस्टिनी को बनाता है। तो जो फेट हम लेकर के आए हैं, या जो डेस्टिनी या प्रारब्ध हम लेकर के आए हैं, उसको हम इस जिंदगी में क्रियाम न कर्मा के द्वारा, कर्म के द्वारा, एक्शन के द्वारा, हमारे एफर्ट्स के द्वारा इसको हम बदल सकते हैं। अब आइए पहली बात हम बात करते हैं हमारे कर्म के बारे में, क्रिया के बारे में। वैसे तो गीता में ये लिखा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मगर कर्म हम जो करेंगे तो कैसा कर्म करेंगे कि हमें हमारा डिजायर्ड फल मिले। तो इस कर्म को डिसाइड करने से पहले हम क्या करते हैं, हम तो सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं, द सीड ऑफ थॉट्स दैट वी आर गिविंग टू द ब्रेन, वैसा ही ब्रेन एक्ट करती है, वैसा ही एक्शन होता है, वैसा ही कर्म होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कर्म को डिसाइड करने से पहले हमको अच्छा सोचना पड़ेगा उसके बारे में, और वो सोच ही हमारे ब्रेन को एडवाइस करेगा कि कैसा एक्शन होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए। अब हमारा आता है हमारा सेल्फ एफर्ट। हमारा सेल्फ एफर्ट को मेजर करना बहुत जरूरी है। हमारे सेल्फ एफर्ट में मेजर करना जरूरी है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। हमारे पास ऑप्शंस अगर लिमिटेड हैं तो उस लिमिटेड ऑप्शंस में ही हमको अपना क्रिया, हमारे कर्म को करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं तो उसके हिसाब से ही हमारे कर्म को और क्रिया को करना पड़ेगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमारे पास अवसर क्या है, उस अवसर के आधार पर ही हमको कर्म और क्रिया को करना पड़ेगा। तब ये जो कर्म है और हमारा सेल्फ एफर्ट है, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा, हमारे फेट को डिसाइड करेगा और हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। और इसके आधार पर ही हम अपना फेट भी बदल सकते हैं, हम अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, हम अपने प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा सीड ऑफ थॉट्स अच्छा होना चाहिए। सीड ऑफ थॉट्स जैसा हम ब्रेन को देंगे वैसा ही हमारा ब्रेन एक्ट करेगा, वैसा ही एक्शन होगा, वैसा ही कर्म हम डिसाइड करेंगे। और हमको ये भी पता चलेगा कि हमारा सेल्फ एफर्ट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि हमको ये मेज़र करके पता चल जाता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ये सारे कर्म को करने से हमारा फ्यूचर, हमारा फेट, हमारा डेस्टिनी, हमारा प्रारब्ध चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना पसंद करूँगा। आप सभी जानते हैं AR रहमान साहब को, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के म्यूज़िक कंपोज़र हैं। रहमान साहब के पिताजी भी म्यूज़िक कंपोज़र ही थे। जब वो 9 साल के थे, रहमान साहब के पिताजी गुजर गए। उनके गुजर जाने के बाद इन लोगों को बहुत तकलीफ हुई। उनके पिताजी का स्टूडियो था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, जहां रिकॉर्डिंग होती थी। उसको किराए पे लगा करके उन लोग परिवार चलाते थे।
रहमान साहब 9 साल के, बहुत छोटे थे। स्कूल जाते थे मगर स्कूल में उनको मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने अपने पिताजी के साथ पियानो बजाना सीखा था, कीबोर्ड बजा लेते थे। उनकी दिलचस्पी ज़्यादा म्यूजिक की तरफ थी। अब उनको था कि जिंदगी में जीना है तो कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पिताजी के ही कर्म को एज अ सीड ऑफ थॉट्स लिया और उसके बाद वो उसी पर सोचते रहे और उसी सोच के आधार पर उन्होंने अपने कर्म को डिसाइड किया, उन्होंने अपना एक्शन डिसाइड किया। और उनके पास जो एफर्ट्स था, उनका जो सेल्फ एफर्ट्स था, उनको पता था कि उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनके पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, उनके पिताजी के जान पहचान के बहुत सारे लोग थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी। उन लोगों से के माध्यम से उन्होंने म्यूज़िक की एजुकेशन ली, उन्होंने कंपोजिंग सीखा। इन सारे चीज़ों को उन्होंने अपने कर्म को, अपने एक्शंस को, अपने सेल्फ एफर्ट्स को, ऑप्शन जो उनके पास थे उन ऑप्शंस को उन्होंने अवेल किया। उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थे उसको उन्होंने अवेल किया और आज वो वर्ल्ड लेवल में एक अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। अगर उस वक्त जिस समय उनके पिताजी गुजर गए थे, अगर उस समय उन्होंने सीड ऑफ थॉट्स प्रॉपर नहीं डाला होता, अपना एक्शंस डिसाइड नहीं किया होता, अपना कर्म डिसाइड नहीं किया होता, अपने ऑप्शंस को नहीं समझा होता, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं समझा होता, तो फिर आज जिस मुकाम पे वो खड़े हैं वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते। उन्होंने अपने फेट को बदल दिया, उन्होंने अपने डेस्टिनी को बदल दिया, उन्होंने अपने प्रारब्ध को बदल दिया और अपना एक मुकाम कायम किया। तो दोस्तों, कर्म और सिचुएशनल जो रियलिटी है इसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे बात करेंगे कि डायमेंशन ऑफ एक्शंस, हमारा जो डायमेंशंस ऑफ एक्शन या कर्म कैसे होना चाहिए और हमारा सिचुएशन रियलिटी के बारे में हमें कितना ज्ञान है। ये जानने के लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि सिचुएशन रियलिटी 3 तरह के होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट रियलिटी, जो आप उस समय बिल्कुल वेकअप स्टेज में होते हैं, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, आप उस समय अपने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल रियलिटी। ट्रांजैक्शनल रियलिटी मतलब जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसके बारे में अवेयरनेस। और तीसरा होता है इल्यूजिव रियलिटी। इल्यूजिव रियलिटी मतलब इल्यूजन स्टेट, यू आर इन अ ड्रीमिंग स्टेट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि लोग इल्यूजिव रियलिटी में ज़्यादा पाए जाते हैं, जो बहुत इल्यूजिव स्टेट में रहते हैं, जो खुद कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं। और उस भ्रमित अवस्था में वो जो भी क्रिया या जो भी एक्शन या जो भी कर्म करने जाते हैं उससे उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है। हो सकता है मैं इस इल्यूसिव रियलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हो सकता है कोई स्टूडेंट ये समझता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, हो सकता है वो इंटेलिजेंट है भी और वो मेडिकल में जाना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंटेलिजेंट है, मगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारियां, उसका कर्म, उसका एक्शन, उस तरह की तैयारी अगर नहीं है तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो इल्यूसिव स्टेट में है। वो अपने आप को सिर्फ इतना ही जानता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट होने से ही वो डॉक्टर बन जाएगा, मेडिकल में चला जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
उसके लिए उसको उस तरह का कर्म करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप इल्यूसिव स्टेट में हैं तो आप इल्यूसिव स्टेट से आप उभर करके आप आइए, आइदर एब्सोल्यूट रियलिटी में आइए, जहां आप कॉन्शियस स्टेट में आप अपने सिचुएशन को समझिए, और अगर एब्सोल्यूट स्टेट में नहीं भी आ सकते हैं तो कम से कम ट्रांजैक्शनल स्टेट में जरूर आइए। ट्रांजैक्शन रियलिटी स्टेट में मतलब है प्रैक्टिकल सिचुएशन। आप प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आइए, अपना सिचुएशन को समझिए और उस सिचुएशन के आधार पर अपने थॉट्स को डिसाइड कीजिए और अपने माइंड में सीड ऑफ थॉट्स को दीजिए और उसी के आधार पर अपना कर्म और अपना एक्शन को डिसाइड कीजिए, और उसके बाद आपको उम्मीद है कि रिजल्ट डिसाइड ही आएंगे। अब सोर्स ऑफ एक्शंस को कैसे हम डिजाइन करें या उसके बारे में हम कैसे सोचें। सोर्स ऑफ एक्शन के लिए सबसे पहला चीज है कि व्हाट इज द सर्कमस्टेंशियल नीड, सिचुएशनल नीड क्या है हमारी। जैसा रहमान साहब के सामने में था, जीविका चलाने के लिए उनके पास एक ही चीज था कि म्यूजिक के लाइन को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उससे वो आगे बढ़ते हैं। तो सिचुएशनल नीड था कि उनका सर्वाइवल। उसी तरह से हमारा सिचुएशनल नीड क्या है, हमारा सर्कमस्टेंशियल नीड क्या है, उसको हमको समझना पड़ेगा और उसके बाद उसी तरह का थॉट्स हमें डालना पड़ेगा। दैट इज द इंटेलेक्ट लेवल। यू हैव टू मैनिफेस्ट द इंटेलेक्ट लेवल, दैट इज आवर थॉट, और उस थॉट के आधार पर ही हमारा डिजायर जो मेंटल लेवल में हमारा मैनिफेस्ट होगा, डिजायर, इच्छा, और उस डिजायर से ही हमारे माइंड में वो डिजाइन करेगा या मैनिफेस्ट करेगा एक्शंस को, कर्म को, और तब ये सोर्स ऑफ एक्शन जो है आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, जिससे हमारा फेट और हमारी डेस्टिनी को हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, फेट और डेस्टिनी में फर्क क्या है? फेट जो है वो फिक्स्ड है, ये प्री डिटरमाइंड है, ये बदला नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी चेंज। फेट में देयर इज नो चॉइस। फेट जो किस्मत पे या फेट पे डिपेंड करते हैं, दे डोंट बिलीव ऑन चेंज और दे डोंट चूज एनी चेंज। वो फेट पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन डेस्टिनी में एक ऑप्शन है दैट यू कैन एक्सेप्ट द चेंजेस एंड एक्ट अपॉन एंड देन यू कैन चेंज इट। सो डेस्टिनी कैन बी चेंज। फेट फिक्स्ड है, मगर फेट को बदलने के लिए, डेस्टिनी को अगर आपने चूज किया है, आपने चेंजेस को चूज किया है, तो आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, फेट को चेंज कर सकते हैं। अब मैं बैड लक जो अपने आप को मानते हैं उनके लिए कुछ सजेशंस है। यू कैन चेंज योर बैड लक टू गुड लक। उसके लिए कुछ सूत्र हैं। ऑलवेज बी ओपन टू न्यू ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज। ऑलवेज बी ओपन टू न्यू ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी आपको ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, नए एक्सपीरियंस हैं, इनके लिए आप बिल्कुल ओपन हो रहिए। एंड रिकॉग्नाइज योर, आपकी कमजोरियों को आप समझिए। रिकॉग्नाइज योर ओन हंचेस। आप अपनी कमजोरियों को समझिए और उसके ऊपर अटेंशन दीजिए, उसमें बदलाव लाइए। यू चेंज योर सेल्फ। इफ यू गिव दैट अटेंशन टू योर वीकनेस, देन यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन करेक्ट योर सेल्फ and trust that positive things are happening to you. Be positive, be affirmative. हो सकता है पहले बुरा हुआ हो या गलत हुआ हो,
कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलत ही होगा। आप पॉजिटिव होइए, फिर कुछ चेंजेस लाइए, फिर नए तरीके से उस पर अटेम्प्ट कीजिए एंड बी अफर्मेटिव। सोचिए कि पॉजिटिव, फिर अच्छा होगा। एंड फ्रॉम द नेगेटिव एक्सपीरियंस, आपका पिछला जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से आप कुछ पॉजिटिव चीज़ निकालिए, उसमें से पॉजिटिव चीज़ लेकर के अपने आप में चेंजेस लाइए, अपने आप को करेक्ट कीजिए, एंड देन यू विल सी दैट कि यू विल चेंज योर बैड लक टू गुड लक। आप प्रयास करके देखिएगा। तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको अटेंड करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, औरों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।